हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फेस कर रही है और कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए या ले रही है गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब क्या होता है? देखिए, आज की डेट में भी हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश, दैट इज़ एग्रेरियन नेशन ही कहा जाता है। तो अभी भी हमारा देश बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर बेस्ड है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि क्या है इंपॉर्टेंस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है फॉर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ऐसा है कि पहले हमारे जीडीपी में और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो 50% से ज़्यादा थी जो एग्रीकल्चर से आती थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में सर्विस सेक्टर ने टेक ओवर कर लिया है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एग्रीकल्चर बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। बहुत सारे लोग, आप भी शायद जानते होंगे कि वो जब भी फार्मिंग का सीज़न आता है वो अपने गांव चले जाते हैं और बाकी के टाइम पे वो शहर में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से एग्रीकल्चर एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे देश में क्या है, अभी भी क्रॉप रोटेशन या एक से ज़्यादा फसल लैंड पे उगाने का फैशन अभी तक आया नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी आई नहीं, या इतनी एडवांसमेंट नहीं आई है पूरे इंडिया में। कुछ कुछ स्टेट्स में ऑफकोर्स आ गई, जैसे पंजाब है वो बहुत हाईली रिच एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जब भी फसल का सीज़न आता है तो वहाँ रहते हैं, और जब फसल का सीजन खत्म हो जाता है तो वापस से शहरों में आ जाते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे काम कर ले। तो जब वो वहाँ रहते हैं तो उनको एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और जब वो यहाँ रहते हैं वो अपने लैंड को दूसरों को, जो स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स आते हैं उनको रेंट पे दे देते हैं, तो उनके एक और रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करता है कि हाँ भाई बहुत लोगों को एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिलती है कि जब ऑफ सीजन होगा तब शहर में काम करेंगे, जब सीजन होगा तब गाँव में अपने खेती में काम कर लेंगे। दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री इनकम, अगर आपको सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो सप्लीमेंट्री इनकम तो मिलनी ही है। एक एडेड इनकम आपकी जनरेट हो जाती है, आपके पोर्टफोलियो में एक एडेड इनकम जनरेट हो जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप पूरी तरह से शहर के इनकम पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब आप सीजन के टाइम पे या 3 महीने या 4 महीने जब आप कहाँ जाते हैं, गांव में जाके अपनी फसल उगा लेते हैं। आप इन द सेंस जो भी लोग हैं जो जिनकी बहुत सारी खेती वाली ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि पूरा साल वो खेती पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है कि वो पूरा साल खेती कर सकें, तो वो आके शहरों में काम करते हैं। लेकिन जब भी वो गाँव में जाते हैं तो उनकी एक फसल उग जाती है, तो वो उनको बेचते हैं और एक सप्लीमेंट्री इनकम जनरेट कर लेते हैं। और बाकी के 8 महीने जब वो यहाँ पे होते हैं शहरों में, तभी भी वो क्या करते हैं, अपनी जो लैंड होती है उसको मार्जिनल फार्मर्स को दे सकते हैं रेंट पे, और मार्जिनल फार्मर्स से उनको क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाती है, रेंटल इनकम मिल जाती है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम का काम करती है। इसलिए उसको बोला है सप्लीमेंट्री इनकम का काम भी करती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। इन द सेम वे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रूरल एरिया में हैं, जो एग्रीकल्चर के बेस पे फॉर्म हुई है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो फसल उगाते हैं उसको हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई। जैसे वीट है, तो वीट से हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई कि एग्रीकल्चर की मदद से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसमें भी हमको एम्प्लॉयमेंट, दैट इज बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री इनकम और सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम दिया गया है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो लेबर इंटेंसिव। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स काम करते हैं। देखिए, हमारा देश आज की डेट में ऐसा है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है। हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है जो फॉरेन कंट्रीज में है वो इंडियंस ही हैं जिसने डेवलप की है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पूरी तरह से पॉसिबल अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है पॉपुलेटेड कंट्री हैं, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंसानों के बदले मशीनों से काम करवाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसमें मशीनें कम और लेबर ज़्यादा काम करें। ऑफकोर्स ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको मशीनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाने की जरूरत पड़े। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अब
लेबर का काम कम पड़ रहा है, मशीन ज़्यादा काम करे, लेकिन उनमें से ये सेक्टर नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि लेबर इंटेंसिव है, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट का फ़ायदा मिलता है। तो इसके लिए बोलते हैं लेबर इंटेंसिव है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कम पैसों से हम लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे जेस्टेशन पीरियड भी ऐसा ही होता है, वैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो भी होता है कि कम पैसों से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको लो कैपिटल आउटपुट बोलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के लिए अगर आपके पास खुद की एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई फसल करने के लिए बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। तो अगर आपके पास दैट इज़ बहुत सारे किसान हैं, उनके पास खुद का लैंड होता है, अगर उनके पास खुद का लैंड है तो सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है एग्रीकल्चर में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, वो है लैंड का। अगर किसी पर्सन के पास खुद का लैंड है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खर्चा होता नहीं, इसलिए इसको लो इन कैपिटल आउटपुट रेशियो बोला गया कि कम पैसों में भी हम लोग आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप पढ़ोगे तो लो जेस्टेशन पीरियड भी बोला है। लो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि कितनी देर में आपका प्रोडक्शन साइकिल शुरू हो सकता है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री में डालूंगा उतनी देर से लगता है प्रोडक्शन साइकिल, एक प्रोडक्शन साइकिल को घूमने में। जैसे खाली आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं वड़ा पाव का ठेला डाल रहा हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी वड़ा पाव बना के बेच सकता हूँ और अपने पैसे को रिकवर कर सकता हूँ। और वही अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री डाल रहा हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है अपने पैसे को रिकवर होने में या प्रोडक्शन साइकिल को घूमने में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें लो जेस्टेशन पीरियड होता है, कम से कम टाइम में हमारा प्रोडक्शन साइकिल घूम सकता है और हमारा पैसा वापस रिकवर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लो जेस्टेशन पीरियड भी है और अच्छी बात है ये। आगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए इनइक्वालिटीज वहाँ पे आती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है धीरे धीरे क्या होता है, इक्वल होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको ही बेनिफिट मिल रहा है, ऑफकोर्स ऐसा है, लेकिन इस हद तक नहीं हो रहा। धीरे धीरे वो जो अमीर फार्मर्स और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब फार्मर्स गरीब ही रहते जा रहे हैं, वो जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगर ये गैप कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ हम लोग एक कदम जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बड़े फार्मर्स को ही बेनिफिट मिलता है, छोटे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलने लग गया है। हम लोग देख रहे हैं कि जो स्कीम है या जो योजनाएं है गवर्नमेंट बना रही है उसका बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स तक भी जाए, और ये अच्छी बात है। आगे देखेंगे तो लेस सेविंग या सेविंग इन सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले क्या था कि बिल्कुल भी काम नहीं होता था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, तो सारे के सारे जो फार्मर्स थे वो क्या कर रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। लेकिन आज के डेट में उनको समझ में आ रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत पैसा है, तो हम लोग को माइग्रेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं होगी तो पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बढ़ेगी नहीं तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग हॉस्पिटल्स, रोड्स और ये सब फैसिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप करें। तो अगर एक सेक्टर आप रूरल एरिया में डेवलप कर देते हो, अगर हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को रूरल एरिया में डेवलप कर देते हैं तो वहाँ से माइग्रेशन भी रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इन द सेम वे फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप होगी जहाँ पे उनकी एक्चुअल ज़रूरत है। रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी सब फैसिलिटीज़ की, वहाँ पर भी रोज अच्छी रोड्स डेवलप होगी तो वो माइग्रेशन रुक जाएगा। तो इसको हम लोग सोशल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस। सिंपल सी बात है, एक छोटा ऑर्डिनरी किसान और मुकेश अंबानी दोनों जा रहे थे कहाँ पे, बैंक के पास लोन लेने। तो आप बताइए मुकेश अंबानी को लोन मिलेगा इजीली या छोटे से किसान को या फार्मर को लोन मिलेगा? तो आपके भी मन में ये आंसर होगा, ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी को लोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास रीपेमेंट की एबिलिटी है। फार्मर्स के पास इतनी रीपेमेंट की एबिलिटी होती नहीं है, इतना ट्रस्ट गेन नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंटेशन इतनी क्लियर नहीं हो पाते कि बैंक्स उनको क्या दे सके, फिनेंस दे सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कौन सी होती है, प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस। तो फाइनेंस उनको मिलता नहीं है, इसलिए दिक्कतें आती है और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाता। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बैंक उसी को पैसा देता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है। जिसके ज़रूरत होती है उसको बैंक पैसा नहीं देगा, पैसा उसको दिया जाता है जिसके पास पैसा ऑलरेडी होता है, जिसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटीज़ होती है। तो मेन प्रॉब्लम ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की ये है कि प्रॉब्लम उनको फिनेंस का है। स्मॉल स्केल जो बोलते हैं ग्रास रूट लेवल पे बैंक्स पहुंच नहीं पाते। जो मेन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं उनको तो इजीली फंडिंग मिल जाती है बैंकों के थ्रू, लेकिन जो छोटे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको फंडिंग मिलती नहीं है। इन द सेम वे उनके पास इतने डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होते कि उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। अब ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कि फार्मर जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और इनकी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें से जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो लेस
क्वालिटी के होते हैं या कम क्वालिटी के होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको बेचना नहीं आता। मार्केटिंग आज की डेट में इज अ मस्ट। हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, दिखावा कैसे करते हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मार्केटिंग करना नहीं आता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि मार्केटिंग नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। अब जब प्रोडक्ट नहीं बिक पाता, उनका प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा जाता है, उनके पास पड़ा जाता है, तो वो सोचते हैं कि सस्ते में बेच दो ताकि कुछ ना मिलने से तो कुछ ही मिल जाए। और इसकी वजह से बड़े फार्मर्स उनसे स्मॉल या सस्ते प्राइस में उनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं और हाई प्राइस में मार्केटिंग करके बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, कुछ फार्मर्स या स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को मार्केटिंग करने ढंग से नहीं आती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इतना बजट भी होना चाहिए तो वो भी होता नहीं है। तीसरा, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मेरे को बताओ, छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का कैसे टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती ही नहीं। अभी हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस में भी, हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट पे, लेकिन ये एम्फोसिस नहीं दे पा रहे कि कैसे हम लोग मशीन्स का फायदा लेकर या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर हम लोग कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थोड़ी सी हमेशा डाउनफॉल में रहती है। तो हमको जरूरत है कि हम लोग R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहीं पे लिखा होगा देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें। कैसे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करके अपने प्रोडक्शन को हाई कर सकते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जहां पे लेबर इंटेंसिव भी हो और टेक्नोलॉजिकली साउंड भी हो। कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, वो चीज हमको समझनी जरूरी है। आगे, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। कहने का मतलब क्या है, एक जैसे हर एक सेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे हमको पता है स्टॉक एक्सचेंज है तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, BSE NSE है, सब चीज के लिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। अभी फार्म बिल जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी, वो भी इसलिए ला रही थी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। लेकिन क्योंकि लोग जो मिडिल मैन होते हैं वो कभी चाहते ही नहीं कि सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो, क्योंकि जितना सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होगा उसमें से बीच में मिडिल मैन की इनकम कितनी होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मिडिल मैन कभी चाहेगा ही नहीं कि वो क्या हो, कि सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो। तो वही अपने फार्मर्स को गुमराह करते हैं कि नहीं, अगर ऑर्गेनाइज हो गया तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कि दोनों के प्रोज एंड कॉन समझने हैं। ऑफकोर्स कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस को टैकल करना, या फिर चेंजेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लेकिन चेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती है, वो समझाना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट को ये समझाना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसको बराबर से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सके, जो ऑर्गेनाइज कर सके पूरे नॉन ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर को। आगे, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग। हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट भी नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये योजना सिर्फ पेपर पे रह जाती है, या फिर उसके जो बेनिफिट होती है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो हमको ये देखना जरूरी है कि फंक्शनिंग बराबर से हो। सिर्फ एक सेक्टर से कुछ नहीं लाने से कोई फायदा नहीं है, या कोई नई योजना लाने से फायदा नहीं है। उस योजना को किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो देखना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हाँ भाई जो आप नई नई योजनाएं ला रहे हैं या फंक्शनिंग कर रहे हैं या फिर नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट तक एक्चुअल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब कौन कौन सी ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं या लेने चाहिए, तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशन क्रेडिट। देखो जो प्रॉब्लम्स है उसका ही अपोजिट लिखना। पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस, तो उस फिनेंस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज चालू करनी चाहिए, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन चालू करनी चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे फार्मर्स को भी बिना कोई सिक्योरिटी के या लेस सिक्योरिटी के फंडिंग प्रोवाइड कर सके। अब जो फार्मर्स होते हैं वो जाते किसके पास हैं, जब बैंक पैसा नहीं दे पाती या फिर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाते बराबर से, तो वो मनी लेंडर्स या जमींदारों के पास जाते हैं। अब जमींदार कैसे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को लूटने के लिए होते हैं। तो एक्चुअली जरूरत क्या है फार्मर्स को कि वो जाए बैंकों के पास, और गवर्नमेंट को जरूरत ये है कि ये देखें कि उन लोगों को जमींदार, दैट इज स्मॉल फार्मर्स को जमींदारों के पास, मनी लेंडर्स के पास जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये देखना भी गवर्नमेंट की जवाबदारी है। उसके लिए प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलनी पड़ेगी जो ग्रास रूट लेवल पे काम करें, जो क्रेडिट स्ट्रक्चरल के बेसिस पे उनको पैसा दे सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस खोलनी पड़ेगी, फिनेंस की इंस्टीट्यूशन खोलनी पड़ेगी, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन खोलनी पड़ेगी, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर सके। तो फिनेंस के प्रॉब्लम दूर करने के लिए छोटे छोटे बैंक्स को ग्रास रूट लेवल पे चालू कर सके, ताकि छोटे फार्मर्स को भी उसका बेनिफिट मिले, वो देखना जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्शन मेथड इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमने अभी पता कि हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट है। बहुत सारे फार्मर्स आज के डेट में बुलक कार्ट्स लेके फार्मिंग करते हैं। मैं ये नहीं बोला कि वो टेक्नोलॉजी खराब है, ऑफकोर्स पहले हमारे एंसेस्टर्स वही करते थे, हाथ से करते थे, फिर बुलक कार्ट्स आए, बट वो कहाँ तक चलेंगे, बुल्स कब तक
करेंगे, दैट इज एक तो एनिमल के ऊपर भी आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, नंबर 2 उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही। आज के डेट में ट्रैक्टर्स और बहुत सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन एंड सो ऑन, तो ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ये अगर प्रॉब्लम हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया को हेल्प कर रही है, कैसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एम्फेसिस इन क्वालिटी प्रोडक्ट न्यू डिज़ाइन। देखिए ऐसा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनके कॉम्पीट नहीं कर सकती क्वांटिटी में। तो जब हम लोग क्वांटिटी में डील नहीं कर सकते या कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है कि हम लोग क्वालिटी पे फोकस करें, नए डिज़ाइन पे फोकस करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अपने आप ही आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आज की डेट में क्या कर रही है, ऐसी सीड्स पे फोकस कर रही है कि जिन सीड्स से, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड सीड्स है, जिसकी वजह से क्वालिटी और अच्छी हो जाए, एनहांस हो जाए, और जिसकी वजह से उनको कॉम्पीट ना करना पड़े बड़ी बड़ी कंपनियों से या बाहर की कंपनियों से कि हाँ भाई क्वांटिटी में तो वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, क्वालिटी पे और नए डिज़ाइंस पे, कि कैसे हम लोग क्वालिटी के और डिज़ाइन के ऊपर फोकस करके हम लोग अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकते हैं। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी जाए। हर एक जन जो भी एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। जितनी ज़्यादा ट्रेंड वर्कर्स होंगे उतनी फंक्शनिंग बढ़ने वाली, उतनी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, उतनी मशीन से भी अच्छे से काम कर पाएगी। जो आप अच्छे से काम कर, समझ लीजिए सेम टू सेम ऐसा है कि आपको कार चलाने नहीं आती, अगर आपको कार ठीक से चलाने नहीं आती तो आप फिर भी कार चला रहे हैं। अगर आपको ठीक से कार चलाने नहीं आती, आप फिर भी कार चला रहे हैं, तो बहुत सारा थ्रेट है। पहला, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा थ्रेट है। नंबर 2, आपकी मशीन्स दैट इज कार के गियर सिस्टम को भी आप ब्लॉक कर देंगे, दैट इज गियर पूरा जो गियर बॉक्स होता है उसको भी आप तोड़ सकते हैं। तीसरा, आपकी एवरेज भी कभी अच्छी आ ही नहीं सकती क्योंकि आप कंसिस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाने वाले। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो ज़रूरी क्या है कि आप किसी और को भी नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए स्किल्स और एफिशिएंसी और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। सेम रूल या लॉ अप्लाई होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी। जो वर्कर्स हैं उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन बराबर से कर सकें। और लास्ट में, इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में, इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब आपके प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बनाना आता है लेकिन बेचना नहीं आता, तो इस इक्वल टू आपको बनाना नहीं आता। कहने का मतलब, अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया भी है लेकिन उसको अगर बेच नहीं पाए तो क्या ही बना दिया, समझ में आया? क्योंकि वो प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम नहीं करने वाले, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आगे बेचने के लिए, और बेचने के लिए आज की डेट में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग कैसे करते हो, नहीं आती तो कैसे सीखनी चाहिए, वो सारी चीज़ अगर सीख जाएंगे तो अपने आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझनी है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम्स में मेरे वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के।